देखिए, आई लव मोहम्मद ये शुरुआत जो है होती है उत्तर प्रदेश से और धीरे धीरे इसकी आंच अब तमाम राज्यों में फैलने लगी है। सबसे पहले हरियाणा का अगर जिक्र किया जाए तो सोनीपत के एक पार्क में आई लव मोहम्मद जो है लिखा हुआ मिला। उसके बाद वहां पर भी काफी ज्यादा बवाल हुआ, हिंदू संगठन आक्रोशित हुए, लोगों ने कार्रवाई की मांग की गई, पुलिस वहां पर पहुंचती और उस स्लोगन को मिटाती है। अब सोनीपत के बाद यमुनानगर में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट जो है विशेष समुदाय के कुछ युवकों की तरफ से किया गया और पोस्ट के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि उनके हाथों में अवैध हथियार भी थे। वो पिस्टल कहां से आई, ये भी एक सवाल जो है उठ रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के जब विवाद बढ़ता दिखा तो तुरंत ही पुलिस वहां पर पहुंचती है, मामले को शांत करवाया जाता है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। मोहम्मद उस्मान, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े, वेदभूषण शर्मा, पूर्व पुलिस अधिकारी हमारे साथ जुड़े। आप तीनों का सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ। स्वागत के साथ चर्चा वेदभूषण जी आपके साथ करना चाहेंगे। पहले सोनीपत में, और सोनीपत से पहले शुरुआत जो है वो उत्तर प्रदेश से होती है। सोनीपत के बाद अब आई लव मोहम्मद का ये विवाद जो है यमुनानगर में भी देखने को मिल रहा है। शांत कब होगा, किस तरीके से होगा? देखिए आंचल जी, आई लव मोहम्मद से किसी को एतराज नहीं है। आप अपने मोहब्बत से प्यार कर सकते हैं, इज्जत कर सकते हैं, सम्मान कर सकते हैं, परंतु आपको इस देश के लॉ एंड ऑर्डर को, इस देश के कानून को, इस देश के संविधान को भी मानना होगा। उससे आप आई लव मत कर सकते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं शांति प्रिय तरीके से, ना कि रिवॉल्वर दिखाकर, धमकी देकर, जिस तरह से बरेली के अंदर हुआ कि तौकीर रजा। और मैं अभी आपके ये, क्योंकि इसके पीछे राजनीतिक कारण है, मैं आपके अभी टीवी पर एक बार यदि आ सके तो आप मैं एक तस्वीर दिखाऊंगा जो अपने आप में आपको शायद बताएगी कि ये तस्वीर अपने आप में कुछ बोल रही है, कुछ कह रही है। देखिए शायद तस्वीर आपको दिखाई दे। इसमें नफीस, नदीम, तौकीर रजा और एक प्रियंका गांधी एक साथ दिखाई दे रहे हैं। शायद वो चैनल पर आपके पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है। ये पिक्चर बहुत वायरल है। देखिए, आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। ये पिक्चर कुछ पिक्चर कुछ बता रही है। प्रियंका गांधी के साथ जो 3 आदमी अरेस्ट हुए हैं और जेल के अंदर है, छोटे मोटे आदमी नहीं है। तौकीर रजा आईएमसी के प्रेसिडेंट है, सुन्नियों के बहुत बड़े देवता और बहुत बड़े लीडर माने जाते हैं। तो ये पिक्चर कुछ बोलती है, कुछ कहानी बताती है, तो इससे ज्यादा एक्सपोज करने के लिए कुछ नहीं है। तो ये अपने आप में जो विवाद खड़ा किया जा रहा है, ये विवाद है नहीं। किसी को आई लव मोहम्मद से कोई ऐतराज नहीं है, आई लव महादेव करें उससे कोई ऐतराज नहीं है। पर जब आप ये पिक्चर, इस तरह की चीजें आती हैं तो ये बोलती हैं कि इसके पीछे राजनीतिक कारण है। और तमाम यूपी, गुजरात, यूके, महाराष्ट्र, तमाम हिंदुस्तान के हर कोनों के अंदर इस तरह का विवाद जानबूझकर आई लव मोहम्मद, इससे पहले तो कभी नहीं हुआ। क्या मोहम्मद को पहले लोग प्यार नहीं करते थे? इससे पहले पूरे दुनिया के अंदर मोहम्मद के, मुस्लिम धर्म के जो स्कॉलर्स हैं, मानने वाले हैं, करोड़ों की तादाद में, इससे पहले किसी को प्यार नहीं था। अचानक ही आई लव यू मोहम्मद वाला जो स्लोगन आया है, ये अचानक कैसे पैदा हुआ? इसको पैदा किया गया है, ये विवाद बनाने की कोशिश की जा रही है, हिंदुस्तान में आग लगाने की कोशिश की जा रही है, जानबूझकर की जा रही है, जिससे कि ये जो हिंदुस्तान का जो तरक्की है, जो दूसरे कंट्रीज है जिनको चुभ रही है, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसको कैसे रोकना है। इसमें ये कि हिंदुस्तान के नहीं, ये बाहर से, विदेश से आए हुए आई लव यू मोहम्मद के जो फॉलोअर हैं वो ज्यादा भड़का रहे। जो हिंदुस्तानी मुस्लिम है, बहुत से मुस्लिम इसको समझते हैं कि ये क्यों किया जा रहा है। तो इसलिए ये पूरे हिंदुस्तान को समझने की जरूरत है, खासतौर से मुस्लिम समुदाय को, कि इसको इस तरह से प्रोजेक्ट ना करें कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में इतनी जहर भर दिया जाए कि वो आई लव मोहम्मद करें और आई लव महादेव करें। तो ये जानबूझकर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की। ठीक है वेदभूषण जी, मोहम्मद उस्मान भी हमारे साथ जुड़े हैं। उस्मान जी, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के? धीरे धीरे ये आग तो फैलती ही जा रही है, विवाद बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, जहां तक विवाद बढ़ने का ताल्लुक है, कभी बिल्कुल विवाद नहीं बढ़ना चाहिए। और मैं बाकी चीजों पर बात करने से पहले, मैं सबसे पहले मुस्लिम समाज से एक खास बात के लिए मुखातिब होना चाहूंगा। अगर उन्हें सचमुच पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर प्यार है, तो सबसे पहले उन्हें उनके बताए हुए रास्तों पर चलना होगा, और उन पर चलने के बाद उन्हें सिद्ध करना होगा कि हमारे काम उनके मुताबिक हैं, जो वो चाहते हैं उसके मुताबिक है, और तभी उनकी जो आस्था या उनका जो प्यार है वो तभी असली माना जाएगा। दूसरा एक और चीज है
पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपने ऊपर जो ताइफ के लोगों ने पत्थर फेंके उनको भी माफ किया, उन्हें जिस यहूदी महिला ने जहर खिलाया उनको भी माफ किया। तो अगर कहीं कोई दूसरा समुदाय या कोई और दूसरा व्यक्तिगत तौर पर भी अगर कहीं कोई चीज आपकी शान में कुछ कर दे तो आपको उनके बताए रास्ते के मुताबिक जो है माफी अख्तियार करनी चाहिए, तभी आप उनके सच्चे अनुयायी हैं। मैं एक और यहाँ चीज भी जोड़ना चाहूंगा कि दूसरे मजहब का व्यक्ति हमारी यानी इस्लाम की न कुरान पढ़ता है न हदीस पढ़ता है, बल्कि वो मुसलमानों को पढ़ता है, यानी उनके वो कर्मों को देखता है। तो इसलिए अगर कोई मुसलमान बनता है और वो इस्लाम के विरुद्ध कार्य करता है, उसकी शिक्षाओं से अलग चलता है, तो मेरे नजदीक वो इस्लाम के विरोधियों से भी बड़ा विरोधी है इस्लाम का। इसलिए मैं इन तमाम चीजों में अगर कहीं हमारे इस देश में अगर कहीं अशांति पैदा हो रही हो तो वो यहां पर भी सुलह हुदैबिया को देखें कि अगर विरोधियों के साथ किसी भी तरह से सुलह समझौते के जरिए अगर शांति स्थापित हो सकती हो तो फिर हमें हर हालत में अमन का कयाम करना चाहिए। यह संदेश तो था उन सब के लिए जो अपने आप को मुसलमान बनते हैं और जो आज दावेदार बन रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने प्यार के। ठीक है, अब मैं इससे आगे की बात करता हूँ। मोहम्मद जी, तो जब हम बात आप आगे की भी रखिएगा, लेकिन एक सवाल ये भी रहेगा, जैसा कि वेदभूषण जी जिक्र कर रहे थे कि पूरा मामला जो है राजनीति से जुड़ा हुआ लग रहा है। देखिए, मैं ओरिजिनली राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन फिर भी जब राजनीति की बात आती है तो मुझे उसका कहना चाहिए। उन्होंने एक फोटो को आधार बनाया, तो अगर फोटो का आधार बनाया तो केवल ये नहीं कि फोटो मौलाना का फला के साथ है, तो अगर हमारे मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ, दूसरे लोगों के साथ अगर फिर फोटो आएगा तो इस आधार पर तो फिर वो भी, अगर अपराधियों के साथ उनके फोटो है तो फिर वो भी हो जाएंगे। तो मैं फोटो होने भर को ये अपराध का किसी का साथी मानना या मैं इसके समर्थन नहीं करता। फोटो किसी का भी किसी के साथ हो जाता है, लोग इस सबको कहते हैं, और अगर ऐसा है तो फिर सबको उसी कैटेगरी में रखना चाहिए। मैं तो यहाँ एक बड़ी खास बात कहना चाहूंगा जो देश हित में है, सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, अगर कहीं कोई बगावत होती है, कहीं कोई चीज फैलती है, कोई आंदोलन की बात आती है, तो ओरिजिनली इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई अन्याय होता है या भेद होता है। अगर भेदकारी अगर कोई नीति होगी, अन्याय अगर होगा, तो यकीनन लोग उसके विरोध में आते हैं। तो हमें अपने शासन प्रशासन से इस सब चीज की मांग करनी चाहिए कि चाहे वो सरकार में बैठे व्यक्ति हों, चाहे वो प्रशासनिक दृष्टि से हो, चाहे पुलिस वाले हो, उनके किसी भी कर्म से शासन प्रशासन किसी भी आधार पर कदम भेद उठाना नहीं ही होना चाहिए। लेकिन ये जानना चाहेंगे कि मुस्लिम समुदाय की, जैसे कि आप स्कॉलर हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों को नहीं चाहिए कि वो आगे आए और इस पूरे मामले को लेकर के बात करें अपने समुदाय के लोगों से? इस पर मैं जवाब लूंगी, लेकिन इस पर मैं जवाब लूंगी आपसे। लेकिन वेदभूषण जी, जैसा कि आपने एक फोटो को आधार बनाया, अभी आपने सुना होगा उस्मान जी ने सीधा यही कहा कि हम फोटो को आधार बना करके कोई भी चीज नहीं रख सकते हैं, ऐसे तो तमाम लोगों की फोटोज मिल जाएंगी। देखिए, तौकीर रजा जिनके बारे में जो सुन्नी समुदाय के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, ये उनका पहला मौका नहीं है जब उन्होंने इस तरह का विवाद क्रिएट किया है। यदि आप सोशल मीडिया पर, गूगल पर, कहीं इंस्टाग्राम पर जाकर देखें तो सैकड़ों उनके ऐसे विवादित बयान रहे हैं और जानबूझ के क्रिएट करते हैं। वो होते नहीं है, क्रिएट किए जाते हैं और जानबूझ के इंटेंशनली वो क्रिएट करते हैं कि दंगे हों, फसाद हों और हिंदू मुस्लिम आमने सामने आ जाए। ये तो चलो मैंने आपको दिखाया कि उनकी प्रियंका गांधी के साथ फोटो थी, उनके बहुत सारे आप सोशल मीडिया में देखिए जो उनके बयान है वो बिल्कुल आग लगाने वाली स्थिति में होते हैं। अब बरेली में जो दंगे हुए हैं उनको प्रशासन ने मना किया कि इतनी बड़ी तादाद में आप इकट्ठे मत हुई, जुलूस की शेप में डीएम ऑफिस के लिए प्रस्थान मत कीजिए। ना तो उसकी परमिशन ली गई, ना कोई उसकी पुलिस की या जो सरकार थी उसकी बात मानी गई। जितने भी उनके जो चेले चपेटे, नफीस, नदीम जितने भी हैं, सब अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन, सरकारी जमीनों पर उन्होंने कंस्ट्रक्शन किए। अब बुलडोजर चल रहे हैं तो उनको दर्द हो रहा है, और बुलडोजर भी जानबूझकर नहीं चलाया जा रहा है। उनको पूरा मौका दिया गया, जो कानून के हिसाब से, जो सुप्रीम कोर्ट कहता है उस हिसाब से उनको नोटिस दिए गए, 1 महीने का टाइम दिया गया कि आप जवाब दें। आप जवाब भी नहीं देना चाहेंगे, नोटिस चलेगा, बुलडोजर चलेगा, तो आप सवाल पैदा करेंगे कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर। तो दो चीजें एक साथ नहीं चल सकती। जब आप कानून को भी नहीं मानेंगे और अपनी मनमानी करेंगे तो सरकार हाथ बंद कर नहीं रह सकती। और खास तौर से उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर आज की डेट में इस तरह का चीजें करना अपनी जान को बुलावा देने के बराबर है। तौकीर रजा को अब जेलों की जब चक्की पीसेंगे उनको बाहर आने पता लगेगा कि कानून की क्या स्थिति है और क्यों रखा गया है, क्योंकि अब उनको धारा 111
तो भारतीय तौकीर न्याय रजा को संहिता में कब बंद क्या किया होता गया है, आगे जिसमें क्या लिया आजीवन जाता है, यूपी सरकार की तरफ से कारावास फैसला, शासन प्रशासन यूपी का क्या करता है, वो उस पर हम किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। आज हम बात हरियाणा को लेकर कर रहे हैं कि यमुनानगर में जो आई लव मोहम्मद के पोस्ट सामने आई है उसे लेकर के बातचीत कर रहे हैं। उस्मान जी, जैसा कि मैंने आपसे जवाब मांगा था कि आप लोगों को आगे आकर के अपने समुदाय के लोगों से बातचीत नहीं करनी चाहिए, उन्हें समझाना नहीं चाहिए? बिल्कुल, लगातार समझाने का प्रयास जारी है और उसी चीज का नतीजा है कि ये सब चीज फैल नहीं रही है। इसका बहुत कुछ अल्पीकरण हो फैली चुका तो रही है। है सर, पहले यूपी, फिर हरियाणा का सोनीपत, अभी यमुनानगर पहुंच गया। अच्छा, इसी पर ना मैं थोड़े दिन पहले भी चर्चा कर रही थी, तो किसी ने कहा कि किसी ने क्या क्या कहा, कांग्रेस ने कहा कि अब ये आग जो है बिहार तक पहुंचेगी, जब तक ये आग बिहार तक नहीं पहुंच जाती है मामला शांत होगा ही नहीं। देखिए, मैं राजनीतिक पार्टियों के बयानों को बिल्कुल कोट नहीं करना चाहता, लेकिन एक बड़ी खास बात कहना चाहूंगा। मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले मुझे, अगर मेरे अपने समुदाय का कोई बात गलत कर रहा है तो मुझे उसकी मुखालफत करनी चाहिए और कभी भी मैं एक तरफा बात ना करूं। तो मैंने शुरुआत में अपने तौर पर उसी तरह से जोड़ने की कोशिश की। अब अगर हम बयानों की बात करें तो यहाँ पर हमारे साथी जो हमारे साथ बैठे हैं आज डिबेट में, तो वो केवल तौकीर रजा जी का जिक्र कर रहे हैं जी। हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश, जो सबसे बड़े न्यायाधीश हैं, उनको भी पता नहीं क्या क्या कह दिया गया है और वो क्या क्या कहने वाले हैं। तो जो कहने वाले लोग हैं, मैं तो नाम भी लेना नहीं चाहता, बेहतर था अगर किसी दूसरे का ये नाम ले रहे थे तो ये उनका भी नाम लेना चाहिए था। और लगातार एक सिलसिला है, तो अगर कोई एक बयान देने वाला एक व्यक्ति अगर एक तरफ का है और दूसरी तरफ वाला भी है तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो जब तक कानून सबकी नजर में बराबर नहीं होगा, वो न्याय करता हुआ दिखना चाहिए। एक और चीज है, देखिए, कानून का पालन केवल लोगों को ही नहीं, पुलिस को भी करना चाहिए, सरकारी कर्मचारियों को भी करना चाहिए, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको भी करना चाहिए। लेकिन यकीनन ये, मैं इसका समर्थन नहीं करता कि पुलिस का ऑपरेशन लगड़ा चल रहा है, कस्टडी में यातनाएं दी जा रही हैं, फर्जी इनकाउंटर किए जा रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं पुलिस कानून तोड़ रही है। और एक बड़ा अजीब है मामला, जैसे जिस बुलडोजर का जिक्र किया जा रहा है, बुलडोजर के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने एक कोड निर्धारित किया है, 15 बिंदु निर्धारित किया, जो आदेश किया है, लगातार सुप्रीम कोर्ट के वो जो हमारे माननीय न्यायाधीश है सबसे बड़े, वो 3 जगह लगातार बयान दे रहे हैं कि इसकी मुखालफत की जा रही है, गलत किया जा रहा है। लेकिन फिर भी लगातार, क्योंकि एक पक्ष के खिलाफ वो बुलडोजर चल रहा है, जो दूसरे लोग इसी तरह का अपराध करते हैं उनके खिलाफ ये बुलडोजर भी शांत है और पुलिस की कार्रवाई भी शांत है। तो मैं चाहूंगा कि हमारा इस न्याय प्रक्रिया में जितने लोग भी लगे हैं, देखो, पुलिस को पुलिस का काम करने देना चाहिए, न्याय प्रक्रिया में जो न्यायाधीश है उनको उनका काम करना चाहिए। जैसा हो जाए ना, एक ही जगह इस सब चीज की शक्ति को एक ही जगह केंद्रित नहीं किया जा सकता। सजा देने वालों को सजा करने का काम करना है, जांच वालों को जांच का काम करना है। उस तरह से ही इस देश का विकास होगा और इस देश में जो कानून का राज है, जो लोकतंत्र है, वो मजबूत होगा। ठीक है वेदभूषण जी, जिस तरीके से ये सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा रहा है, पहली बार तो नहीं है कि इस तरीके के पोस्ट सामने आए हैं, तो कानूनी तरीके से समझे तो कानून क्या सोशल मीडिया पर जो ये पोस्ट किए जा रहे हैं, धार्मिक पोस्ट किए जा रहे हैं, इन्हें लेकर के क्या गाइडलाइन है, क्या मॉनिटरिंग व्यवस्थाएं हैं कानून की? देखिए, हर एक स्टेट का पुलिस का अपना एक मैकेनिज्म है। वो जो भी सोशल मीडिया पे इस तरह की पोस्ट आती हैं उस पर निगरानी रखते हैं कि कोई ऐसी चीज जो राष्ट्र के खिलाफ जाती हो या किसी धर्मों के अंदर लड़ाई झगड़ा हिंसा या कोई मैबनस्य पैदा करता हो, दुश्मनी पैदा करता हो, तो उसके खिलाफ संज्ञान लिया जाए। और अब जो नया कानून आया है इस देश का, जिसमें धारा 111, 112, 113 भारतीय न्याय संहिता वो कहती है कि यदि कोई भी इस तरह की चीज की जाएगी तो उसके अंदर फांसी और आजीवन कारावास तक का प्रोविजन रखा गया है। पहले इसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की श्रेणी में नहीं रखा गया था, परंतु इस देश ने नया कानून के अंदर प्रोविजन कर दिया है। अब लंबे समय तक जेल में या फांसी की सजा तक का प्रोविजन रखा गया है। तो इसलिए रखा गया है कि इस तरह के लोगों को चिन्हित किया जाए, उनको कानून के दायरे में रखा जाए। ठीक है, ये भी जानना चाहेंगे कि कानून किस हद तक किसी की धार्मिक अभिव्यक्ति की रक्षा करता है? हाँ, बिल्कुल, धार्मिक अभिव्यक्ति की आजादी सबको है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को ये देश का कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है कि अपने धर्म का पालन करें, परंतु दूसरे धर्म को गाली या उसके बारे में ना बोलें।
अब जिस तरह से बहुत से मुस्लिम हिंदू धर्म को बोलते हैं काफिर धर्म है, ये लोग काफिर हैं। अरे आप अपने धर्म को फॉलो कीजिए, आपको काफिर कहने का अधिकार, ये दूसरे धर्म को गलत सही आंकने का अधिकार नहीं है। आप अपना आई लव मोहब्बत करें, हम आपके साथ हैं। आप खूब अपने मस्जिद में जाएं, जो भी आपके तरीके हैं तौर तरीके को अपनाएं, परंतु दूसरे धर्म को कम से कम गाली ना दें, उनको क्रिटिसाइज ना करें। यही देश का कानून कहता है, यही देश का संविधान कहता है, यही हमारे देश का चाल चरित्र है, जो हमारे इस देश का हिंदू मेजोरिटी होते हुए भी हम तमाम धर्मों का इज्जत करते हैं। किसी भी धर्म का वाल्मीकि जयंती आ रही है, पूरे देश में छुट्टी रखी गई है, तमाम लोग इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड हम सब मिलकर वाल्मीकि जयंती मनाते हैं। जो मुसलमानों का त्योहार आता है हम उनके साथ मिलते हैं, रहते हैं, परंतु ये जो जहर डालने वाला तरीका नया इजाद किया गया है, या अभी रिसेंटली आई लव मोहम्मद के नाम से इजाद किया जाए, ये बड़ा खतरनाक एक दिन साबित हो सकता है। यदि हिंदू भी इस तरह से आ गए तो किस तरह की स्थिति बनेगी इस देश के अंदर, तो ये आने वाला समय तय करेगा। ये जेएनजी की तैयारी की जा रही है, ये जेएनजी की तरफ बढ़ता हुआ कदम। उस्मान जी देखिए, ये बात तो इन्होंने बिल्कुल सही कही है। ठीक है, आई लव मोहम्मद, आप अपने मोहम्मद को प्यार कीजिए, हिंदू अपने महादेव को प्यार करेंगे, लेकिन ये सामने आकर के एक दूसरे को क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये तो फिर एक दिन कोई गलत रास्ता ले लेगा, कोई गलत मोड़ ले लेगा, हिंसा भड़क जाएगी, नुकसान किसका होगा? आपका और हिंदुओं का। तो ये भाईचारा कहाँ गया? वैसे भी भारत में तो कहा जाता है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये भाई भाई का जो भाईचारा कहाँ गया? सबसे ज्यादा ताज्जुब खेज बात यह है, सबसे ज्यादा फिक्रमंदी की बात यह है कि इस समय प्यार का इजहार करना भी, प्यार की अभिव्यक्ति करना भी अपराध हो गया है। पिस्टल लेकर के नफरत करना, गाली गलौज के साथ प्यार का इजहार करना, पिस्टल लेकर के सर। मुझे बात कहने लगे। नहीं, बात तो आप कीजिए, आपको बात रखने के लिए बुलाया, लेकिन सवाल भी तो है ना। मैं बिल्कुल उसी सवाल का जवाब दे रहा हूं। देखिए, मैं अपने मजहब के मुताबिक जो आई लव मोहम्मद का ये पोस्टर वगैरह इजाद करके कर रहे हैं, मेरा मजहब, क्योंकि उस पोस्टर की आप इज्जत उस हिसाब से नहीं कर पाएंगे, इसलिए पोस्टर के प्रदर्शन की मेरे यहां बिल्कुल मनाही है। ये इस्लाम की अधकचरी जानकारी के हिसाब से लोग इसको कर रहे हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं तो यही कहूंगा कि फिर भी वो प्यार का है ना, लफ्ज तो प्यार का इस्तेमाल करने की बात की जा रही है, तो प्यार के लफ्ज को तो अपराध की श्रेणी में रखा जा रहा है। लेकिन अब इसके बरक्स बिल्कुल हाल फिलहाल, अरे भाई, वो जो एक कार्यक्रम होता है और उसमें वो 15 वर्षीय कथावाचक है, हमारी वो महिला है, और वो कहती है कि हर गांव के बाहर बोर्ड लगाया जाएगा कि इस गांव में मुस्लिमों का प्रवेश प्रतिबंधित होगा, और सरकारी डॉक्टर इलाज के लिए मना करती है, तू मुस्लिम है, मैं तेरा, एक महिला अगर इलाज के लिए जाती है तो उससे कहती है तू मुस्लिम है, मैं तेरा इलाज नहीं करूंगी। एक जगह, खास जगह पर एक ऐलान किया जाता है, इस बाजार में ना कोई नौकरी करने वाला रहेगा, ना कोई यहाँ आने वाला मुस्लिम रहेगा, उनका प्रवेश वर्जित रहेगा। ये कौन सी वाली, तो ये जो नफरत की एक आंधी चलाई जा रही है, यकीनन इस पर रोक लगने के लिए जो नफरत की बात करे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो प्यार की बात करे उनका तो दोनों तरफ से स्वागत होना चाहिए। मुझे तो कोई आपत्ति है नहीं, कोई कितना ही मेरे सामने ये कहे कि आई लव महादेव, आई लव श्री राम, आई लव कुछ भी कहे, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। हम तो इससे हम बिल्कुल नहीं चिढ़ना चाहते। और अब मैं सबसे अपील करता हूं, अगर कोई दूसरा अपने मुताबिक अगर प्यार की बात कर रहा है तो उसमें चिढ़ना कैसा, बिल्कुल चिढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो एक लोगों के अंदर इस तरह का एक वो सब पैदा कर दिया गया है, और वो इसलिए पैदा किया गया है। किसने पैदा किया? इसलिए पैदा किया गया, हाँ, इसलिए पैदा किया गया है क्या कि क्योंकि हमारे जो देश में इस समय हालत यह है कि अगर उत्तराखंड में पेपर लीक के विरुद्ध भी अगर प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थी हैं तो उनको कहा जाता है ये जिहादी लोग हैं, और जिम्मेदार सूबे के जो सबसे जिम्मेदार है हमारे मुख्यमंत्री हैं वहां के धामी जी, वो इस बात को कहते हैं। तो जब इतने बड़े पदों पर बैठने वाले लोग भी अपनी उस जबान पर कंट्रोल नहीं रख सकते हैं, अपनी संवैधानिक रूप से प्रदर्शन करने पे अपनी मांग करने वालों को भी अगर वो जिहादी कहेंगे, तो ये कौन सी मानसिकता है? सबसे ज्यादा है। ठीक है, मतलब उस्मान जी, आप ये कहना चाह रहे हो कि कुल मिलाकर के मुद्दा कोई भी हो, मुस्लिमों को टारगेट करने का काम आज के समय पर हो रहा है। चलिए, मैं यहाँ पर एक और चीज और जोड़ूंगा। देखिए, 18 माह में 43 पेपर लीक हुए हैं। ठीक है उस्मान जी, ठीक है उस्मान जी, वेदभूषण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। समय आज इतनी ही इजाजत देता है हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, पहले आई लव मोहम्मद उत्तर प्रदेश,
फिर सोनीपत और अब यमुनानगर। आगे ये आई लव मोहम्मद कहां कहां तक जाता है। लेकिन जब इस पर चर्चा करते हैं तो कहना है कि आई लव मोहम्मद से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि उसे प्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है। हाथों में पिस्टल लिए, गाली गलौज के साथ। ये तो आप खुद ब खुद अपने धर्म का भी अपमान कर रहे हैं। हरियाणा की पंचायत में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा।